निगम की लिखी कहानी एक दिन बारिश वाला। आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मार्केट में कामकाज कुछ धीमा हो गया था, लेकिन कोने वाले बुटीक की सारी लाइट्स ऑन थीं। टेलर्स के ना पाने की वजह से काम का सारा जिम्मा इस बुटीक की मालकिन शीरी के नाजुक कंधों पर ही था। अंदर अपने डिज़ाइनिंग स्टूडियो में खड़ी शीरी की एक निगाह सामने खड़े अविनाश पर थी और दूसरी अलग अलग ड्रेसेस के पैटर्न्स वाले एल्बम पर। चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी। भारी बरसात के बावजूद इस हैंडसम और फेमस बिजनेस टाइकून अविनाश कक्कड़ के इस छोटे से बुटीक को ढूंढकर एक अर्जेंट ऑर्डर लेकर आने का मतलब था कि उसके काम की तारीफ अब बहुत दूर दूर तक फैल रही थी। कल फोन करने के बाद जब आज वो दोपहर यहाँ आया तो कुछ पल अविश्वास से शीरी को देखता रह गया था। आर यू मिस शीरी अब्बास, द फेमस डिजाइनर? हल्की झुंझलाहट दबाते हुए शीरी ने फ्रेम में सजे अपने लेबल पर एक फख्र भरी निगाह डाली और पूरा कॉन्फिडेंस अपनी मुस्कुराहट में ले आई। द वेरी सेम। अविनाश कुछ पल खामोश रहा और बोला, हाउ ओल्ड आर यू? शीरी ने अपनी गर्दन थोड़ा ऊंची की और बोली, 23. एंड व्हाट डू यू वांट सर? अविनाश थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला कि कल उसकी 10th मैरिज एनिवर्सरी है और अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए उसे एक एक्सक्लूसिव इवनिंग गाउन चाहिए था, वो भी आज शाम तक। शीरी ने पेन और नोटपैड लिया और गंभीरता से काम में जुट गई। मैम की आंखों का और बालों का रंग बताएं, कद काठी वगैरह? पूछकर लिखते हुए उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। अपने काम से प्यार जो था उसे। फिर उसकी पेंसिल शीट पर स्ट्रोक्स बनाने लगी। उधर खिड़की के पार नजर टिकाए अविनाश के जहन में अपनी पत्नी आयशा का अक्स उभरने लगा। उसका प्यारा सा गोल चेहरा, होंठ के नीचे बाईं ओर एक तिल, गहरी काली आंखें। तभी शीरी की आवाज पर वो चौंक पड़ा। सर कहकर उसने अपना लेटेस्ट स्केच सामने टेबल पर फैलाया हुआ था। अविनाश गौर से स्केच देखता रहा, फिर ना में सर हिला दिया। शीरी उठकर अपना कैटलॉग निकाल लाई। अविनाश को उसमें से भी कुछ नहीं पसंद आया। शीरी नई शीट पर फिर से जुट गई। तभी उसका फोन गनगना उठा। अपनी उंगलियों से लिनन, शनील और मखमल की कतरनों को छाटते हुए उसने बेख्याली से फोन उठाया। हाँ मम्मी, यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, आप चिंता नहीं करें, थोड़ा टाइम और लग सकता है। अच्छा बाय। उसने तिरछी निगाहों से देखा। अविनाश के होठों का बायां कोना कुछ ऊपर खिंचाया था, मानो उसका मखौल उड़ा रहा हो। उसके रुख को नज़रअंदाज करके शीरी ने पूछा, कुछ फ्लोरल पैटर्न चलेगा सर, या लेसेस वगैरह? तभी दादी का फ़ोन आ गया। कुछ चिढ़कर अविनाश चहलकदमी करने लगा। जल्दी जल्दी बात करके फ़ोन रखते हुए शीरी माफ़ी मांगने के अंदाज में मुस्कुराई। आई एम सॉरी, वो घर वाले कुछ ज़्यादा ही फिक्र करते हैं, सॉरी। जवाब में अविनाश का जबड़ा कुछ और भिंच गया। सर झटक के शीरी एक नए गाउन के स्केच में शेडिंग करने लगी। वक्त और सरका। आखिर वो स्केच भी पूरा हुआ। ब्लैक सिल्क पर खूबसूरत लेस का कॉलर और दिल के आकार का गला। वो खूबसूरत ड्रेस जैसे सामने नजर आ रही थी, लेकिन अविनाश ने फिर से ना में सर हिला दिया। अब शीरी कुछ खींचने लगी थी। ये किस किस्म का मुश्किल क्लाइंट आज उसकी किस्मत में लिखा था? उम्र का बढ़ना इंसान को दुनियादारी सिखाता जाता है। तब बड़ी आसानी से चेहरे पर एक के बाद एक मुखौटा लगाकर अपनी असली शख्सियत को छिपाया जा सकता है। अविनाश भी इस वक्त यही कर रहा था। 40 की उम्र को छूता अविनाश इस वक्त जितना बेफिक्र और बेपरवाह लग रहा था, दरअसल उतना था नहीं। खिड़की से झांकती ढलती दोपहर का गहराना, सामने बैठी शीरी की प्रोफेशनल मुस्कुराहट के पीछे धीरे धीरे बढ़ता फ्रस्ट्रेशन, उसे सब महसूस हो रहा था। वो वाकई एक संजीदा डिजाइनर थी, फिर भी कहीं एक मासूमियत थी उन गहरी काली आंखों में, उस हिचकिचाहट में जब वो घर से आते फोन पर उनको अपनी चिंता न करने की ताकीद कर रही थी। कुछ था उसमें जो अविनाश को 10 साल पुरानी आयशा की याद दिला रहा था, जब आयशा की घनेरी पलकों के उठने और गिरने पर उसकी सांसें चलती और रुका करती थीं। उसका मन होता था कि उस मासूमियत को वो दुनिया भर से बचा के रखे, उसे कोई परेशानी न होने दे, दुनियादारी के सारे फैसलों का जिम्मा वो खुद ही ले ले।
अपने माथे पर हथेलियां फिराते हुए उसने कुछ पलों के लिए आंखें मूंद ली। न चाहते हुए भी उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो एहसास फिर से सेहरा गया कि वो और आयशा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। चंद रोज पहले जब उसने कहा था इस एनिवर्सरी पे हम पेरिस चलेंगे, तो आयशा खामोश रही थी। फिर जैसे किसी छटपटाहट के तहत बुदबुदाई थी, मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ, किसी लॉन्ग ट्रिप पे, अकेले। वो सन्न रह गया था। इसकी वजह तक नहीं पूछ पाया था। ये भी नहीं पूछ पाया था कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया आयशा? मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम अकेले? बताओ। वो सब ध्यान आते ही अकुला कर अविनाश खड़ा हो गया। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन बादलों ने बाहर अच्छा खासा अंधेरा कर दिया था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। क्यों नहीं इस बार भी वो आयशा के लिए कोई ज्वेलरी या महंगी सी कोई पेंटिंग वगैरह खरीद ले? बेकार ही एक डिजाइनर गाउन के चक्कर में पूरे दिन काम का हर्जा किया। पता नहीं वो समझा भी पाएगा कि नहीं कि उसको चाहिए क्या। पता नहीं ये लड़की वो बना भी पाएगी। वक्त कम था, कल ही चाहिए था उसे, कल। शादी की 10वीं सालगिरह के दिन अपनी शादी बचाने की एक आखिरी कोशिश करनी थी उसे। आयशा को एक खास तोहफा देकर यकीन दिलाना था कि वो उसे बहुत चाहता है। लेकिन अब शायद उसे कहीं कुछ और ट्राई करना चाहिए। सॉरी मिस शीरी, मेरे ख्याल से, कहते हुए उसने सोफे से अपना कोट उठाया कि तभी निगाह खिड़की से बाहर गई और अपनी बात अधूरी छोड़कर उसने जल्दी से बुटीक का दरवाज़ा खोला और हैरान खड़ा रह गया। पार्किंग में खड़ी उसकी बड़ी सी कार के पहियों का काफ़ी हिस्सा डूबा हुआ था। सड़क पर बारिश का पानी किसी नदी की तरह लहलहा रहा था। फिलहाल वो दोनों यहाँ इस बुटीक में फंस चुके थे। शीरी और अविनाश, बिल्कुल अलग तबीयत वाले दो शख्स, अब एक ही समस्या से गुजर रहे थे। बुटीक के दरवाजे के आगे बेबस खड़ा अविनाश अपनी बदहाल कार और पानी में डूबी सड़क को देख रहा था। उसके बगल में शीरी भी मायूस खड़ी थी। दूर दूर तक किसी बस या ऑटो का नामो निशान तक नहीं था। उसका मन हुआ कि अपने सर पे चपत लगा ले। कहती थी मम्मी कि लड़की, काम में इतनी मत डूब जाया कर कि दीन दुनिया का होश ही न रहे। लेकिन उसे अपने असाइनमेंट के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता था। तभी उसका ध्यान ऑफिस, स्टूडियो और वर्कशॉप के टिमटिमाते बल्बों पर गया। वो अंदर को दौड़ पड़ी। जाने कब से लाइट गई हुई थी और अब तो इन्वर्टर भी जवाब दे रहा था। जल्दी जल्दी लाइट्स ऑफ करते हुए वो सारा ज़रूरी सामान ऑफिस वाली सेंटर टेबल पर इकट्ठा करती चली गई। कुछ देर बाद बुटीक में बस उसी मेज़ के इर्द गिर्द रोशनी का घेरा बाकी था, जिसके एक ओर सोफे पर अविनाश बैठा था और दूसरी ओर एक कुर्सी पर शीरी। बाहर पटर पटर गिरती बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अविनाश ने सोफे की पुश्त पर टेक लगाते हुए गर्दन पीछे कर ली। ऐसे मौसम में आयशा मंगोड़े बनाया करती थी, साथ में खीर। कहती थी ये उसके बुंदेलखंड की खास डिश है। लेकिन अविनाश को कड़क चाय के साथ आलू प्याज की पकौड़ियाँ पसंद थीं, इसलिए धीरे धीरे उसने वो सब बनाना छोड़ दिया था। जाने क्यों इस वक्त अविनाश को वो मंगोड़े याद आ रहे थे। क्या कर रही होगी आयशा अभी? सोचते हुए एक बार उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर धीरे धीरे वापस खींच लिया। उधर असहज होती शीरी ध्यान बटाने के लिए कभी किसी बरसात वाले गाने की लाइन सोचती, कभी किसी नए गाउन की डिजाइन। लेकिन इन अजीब हालात में ये कहाँ मुमकिन था। उसने गोद में रखी अपनी उंगलियां मोड़ी, सीधी की, कसमसाते हुए अपने पैर हिलाने शुरू किए, फिर रोक दिए। अपने गालों पर बार बार लटकाती लट को कानों के पीछे खोसा, कलाई में बंधी घड़ी की सुइयों को गौर से देखा, मेज पे पड़ी खरोंच को घूरा और अनजाने ही ऐसे नाप तौल के सांस लेने लगी मानो जरा भी गड़बड़ हुई तो खांसी या छींक आ जाएगी। तभी उसका फोन फिर बज उठा। उसने उठाया। ठीक हूँ पापा। नहीं, आप मुझे लेने आने को परेशान मत होना, और दादी से कहना दवा ज़रूर से खा लें वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, बाय पापा। फ़ोन रखते रखते दादी का मैसेज भी आ गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जो अविनाश की संजीदगी देखकर उड़ गई। फिर उसे याद आया कि कुछ देर पहले अविनाश ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो था पर लगाया नहीं था। कहीं उसका फ़ोन डिस्चार्ज तो नहीं हो गया होगा। औपचारिकता में उसने अपना फ़ोन बढ़ा दिया।
आप चाहें तो आप भी घर पे बता दें ताकि कोई फिक्र ना करे। अविनाश वैसे ही बुत बना बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, ऐसा कोई नहीं जो मेरी फिक्र कर रहा हो। मुझे कोई फोन नहीं करना। शीरी उसको देखती रह गई। उसके उदास लहजे में कुछ अनकहा जरूर था। वक्त के फाहे इस बंद कमरे में बिखरते जा रहे थे। एक लम्हा खिड़की में अटक कर चिंता से बाहर ताक रहा था तो उसका कोई और कतरा अविनाश की आंखों में किरकिरा रहा था। अविनाश सोच रहा था कि कितनी पॉजिटिव, कितनी जिंदा दिल है ये लड़की। अपने नाजुक कंधों पर जाने कितनी जिम्मेदारियां उठाए हुए है। बुटीक से लेकर अपनी दादी की दवाई तक का ख्याल है इसे, और बस एक रिश्ता तक संभालने का हुनर नहीं आया। उसने एक सरसरी निगाह अपने फोन पर डाली। शायद आयशा का कोई मैसेज हो या मिस्ड कॉल हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में उभरी नमी शीरी से छिपी नहीं रह पाई थी। उठकर वो पानी की बोतल, ग्लास और दराज से एक भूला बिसरा बिस्किट का पैकेट ले आई। पैकेट खोलकर उसने ग्लास में पानी भर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि ऊपर से रफ टफ और मजबूत दिखने वाला ये शख्स अंदर से कितना अकेला, परेशान और बुझा हुआ सा है। लेकिन कुछ पूछना उसके निजी मामलों में दखलंदाजी होता, इसलिए वो खामोशी रही। अविनाश ने कुछ हिचकते हुए पानी पिया और थैंक यू कहकर बिस्किट कुतरने लगा। लेकिन इतनी ज्यादा खामोशी झेलना शीरी के बस का नहीं था। अगर यहां रुके रहने की मजबूरी थी तो बेहतर था कि अपना अधूरा काम ही खत्म कर ले। वो कोने में रखी मैनेक्विन खींच लाई और अपने बड़े से डिब्बे से कपड़े के पीसेस और ढेरों और चीजें भी निकाल ली। फिर उसने उस काले रंग के बुत के इर्द गिर्द सलेटी कपड़े की फ्रिल लपेटी और होठों में दबे पिन कपड़े में लगाते हुए बोली, देखिए सर, इस तरह आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि तैयार होकर ड्रेस लगेगी कैसी। आपको जो स्टाइल सही लगे बता दें। अविनाश कुछ आगे झुकाया। शीरी ने अपनी A3 शीट, B234 शेड की पेंसिल्स, रंगीन चौक, लेस, रिबन, बटन, मोती मन के कशीदाकारी के मोटिफ वगैरह निकाल के फैला दिए और पूरे जोश से काम में जुट गई। मैनेक्विन पर कभी वो फलालैन लपेटती, कभी कॉर्डरॉय। बेहतरीन स्केचेस बनाते हुए सिल्क, खादी, रेयॉन, डेनिम, शनील, फ्लैनल, हर तरह के मटेरियल के एक से एक बढ़ के खूबसूरत स्टाइल बनाती गई। लेकिन अविनाश कुछ तय नहीं कर पाया। कहता रहा, ना ये नहीं, ये भी ठीक नहीं, नॉट गुड, नॉट गुड। आखिरकार शीरी झुंझला उठी। देखिए, जिसे ड्रेस पहननी है वही अपनी पसंद नापसंद बेहतर बता सकता है। आप अपनी राय मत बताइए, अपनी पत्नी का पसंदीदा कलर, फैब्रिक, स्टाइल ये सब बताइए ना। उनको सोबर कपड़े पहनना अच्छा लगता है या फिर गहरे रंग के, या उन्हें कौन सा स्टाइल खुश कर देगा ये बताइए, तभी उनके लिए परफेक्ट ड्रेस बन पाएगी, वरना तो हम दोनों इसी तरह। कहते हुए वो रुक गई। अविनाश उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। वो हैरान होकर शीरी को ताकता रहा। अधखुले होठों में जैसे कोई बात अटक कर रह गई थी। वो धीरे से बोला, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आयशा की अपनी भी कोई पसंद हो सकती है। मैंने तो कभी उससे पूछा ही नहीं। वक्त थम सा गया था। बाहर झड़ती बूंदों से ज्यादा शोर अंदर बैठे इन दो अजनबियों के जहन में चल रहा था। अनायास ही शीरी की कही एक छोटी सी बात ने अविनाश के अंदर जैसे कुछ झकझोर दिया था। अभी तक उसे सिर्फ ये बात परेशान कर रही थी कि आयशा उससे दूर क्यों होती जा रही थी। आखिर क्या कमी रखी थी उसने। लेकिन अब उसे जरा जरा एहसास हो रहा था कि इस अलगाव की वजह शायद वो खुद है। शीरी उसके चेहरे पर जमी उम्र की संजीदगी को हटते हुए और उस पर छाई मायूसी को देख रही थी। उसने तो केवल आयशा की पसंद जाननी चाहिए थी, लेकिन अविनाश की निगाहें अब उसी से जवाब मांगने लगी थीं। उधर जैसे खुद से ही बात करते हुए अविनाश बुदबुदाया, हमारे बीच की दूरी की वजह क्या मैं ही था? आयशा को कैसे दरकिनार करता चला गया मैं। कभी सोचा ही नहीं कि उसकी और कोई पसंद भी हो सकती है। उससे कभी पूछा ही नहीं। शीरी ने चुपचाप ग्लास में फिर पानी भरा और आगे सरका दिया। किसी अजनबी के बारे में हम जितनी जल्दी कोई राय बना लेते हैं वो उतनी ही गलत निकला करती है।
उसे एहसास हो रहा था कि दरअसल अविनाश नहीं एक बेपरवाह शख्स था और नहीं एक खड़ूस और डिमांडिंग क्लाइंट, बल्कि वो तो शायद अपने प्यार के रेशमी धागों को सुलझाने की बेताबी में उलझा हुआ एक मजबूर इंसान था। उधर पानी के घूंट भरते हुए अविनाश अपने जज्बातों पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसका दिल अपनी सारी ऊहापोह, अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी तकलीफें एक अजनबी के सामने उड़ेल देना चाहता था। कहीं अकेले मिले दो अजनबी शायद चर्च वाले कन्फेशन बॉक्स जैसे होते हैं, जहां अपने दिल में छिपी हर बात बेखौफ कही जा सकती है। उनसे यह खतरा नहीं होता कि वो हमको जज करेंगे, गलत या सही ठहराएंगे या कोई राय बनाएंगे। ना उनसे कोई उम्मीद होती है, नहीं आसरा। बस धीरज से सुनने वाला कोई मिल जाए तो हमारी ही आवाज उससे लौटकर हमारी उलझी जिंदगी अपने आप सुलझा जाती है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी। सर पीछे टिकाकर अविनाश बोलने लगा, अपना कारोबार जमाने में लगा था मैं उन दिनों। सेटल होने का सोचा नहीं था। तभी किसी गैदरिंग में आयशा को देखा। मेहंदी लगवा रही थी वो। बिना सोचे समझे अपनी उंगलियों से उसके खूबसूरत चेहरे पर आते बाल हटाने लगा था मैं। अनायास ही शीरी बोल पड़ी, अच्छा उनके बाल छोटे हैं क्या? मैं कुछ वैसी ड्रेस सोचती हूँ। ठीक? ना छोटे नहीं, क्योंकि मुझे बड़े बाल पसंद। कहते हुए वो रुक गया। कुछ पलों के बाद उसकी आवाज भारी हो चली थी। बहुत भोली थी वो। मैंने पूछा था, शादी करोगी मुझसे? तो पता है उसने क्या कहा? शीरीन चुपचाप उसकी धीमी होती आवाज सुन रही थी। वो मेरे पास आके कानों में फुसफुसाई थी, देखिए मैं आपको बता देती हूं, मुझसे रोटी गोल नहीं मिलती। चाय का स्वाद भी हर बार बदल जाता है। बेसुरी हूं, सिलाई कढ़ाई भी नहीं आती, इसलिए शादी नहीं करनी है मुझको। कहते हुए अविनाश हौले से मुस्कुरा दिया, लेकिन शीरीन उस मुस्कुराहट के पीछे की तकलीफ साफ देख पा रही थी। बाहर रात गहरा रही थी। बारिश थम चुकी थी। कमरे के बाहर और अंदर खामोशी पसरी हुई थी। अविनाश उठकर टहलने लगा, कभी तेजी से, कभी रुकते, कभी लड़खड़ाते हुए। शीरीन उसे अंधेरे और रोशनी के घेरे से गुजरते हुए चुपचाप देख रही थी। बहुत कुछ चल रहा था अविनाश के अंदर। ऐसी ढेरों बातें थीं जिन पर वो अब जाकर सोच पा रहा था। अचानक मेज पर हथेलियां टिकाए वो झुक गया। पहले मैं उससे पूछा था मैंने, कहाँ चले हनीमून पर? तो आयशा बोली थी, मुझे क्या पता, आप बताइए। फिर शायद मैं ही बताता चला गया। कहते हुए अविनाश खड़ा हो गया। मैंने कार खरीदी, ब्लैक। लगा वो उतनी खुश नहीं, पर क्या उसे वो वाइट कार? शीरीन अपना सामान समेटने लगी। अविनाश की आवाज आई, डायमंड से सजाना चाहता था मैं उसे, लेकिन वो अपने सोने के पुराने कंगन ही पहनती। सॉलिटेयर पहनना भूल जाती थी, या थक कर वो बैठ गया। आज शीरीन के सामने बैठे हुए उसे वो वाकये याद आ रहे थे जब आयशा धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट और आंखों की चमक खोती चली गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में आयशा का भोलापन, जब मासूमियत से वो कह देती थी, सॉरी यार राशन मंगवाना भूल गई, या फिर मुझे नहीं आता बिल भरना, प्लीज पेनल्टी भर देना ना, या फिर अरे वो फाइल जरूरी थी क्या, मैंने तो कबाड़ी को दे डाली। धीरे धीरे अविनाश का धीरज जवाब देने लगा था। हालांकि आयशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वो सीख रही थी अविनाश की फिक्र करना, उसकी केयर करना, लेकिन उसने आयशा की इच्छाओं की परवाह करना छोड़ दिया था। आज समझ आ रहा था कितना गलत कर बैठा था वो। अविनाश ने अपना सर हथेलियों में टिका लिया। उसकी आवाज भर्रा उठी। पहले वो शिकायत कर देती थी कभी कभी। मैंने बालकनी में रखे गमले हटवाकर एक स्टैचू रखवा दी तो आयशा रो दी थी। मुझे इसमें फूलों वाले पौधे लगाने थे, बॉन्जाई का कोर्स भी कर रही हूं मैं। लेकिन जानती हो शीरीन, मैं उसको अनाड़ी समझ के अपने हिसाब से शायद एक कठपुतली की तरह चलाने लगा। अविनाश खामोशी से एक कपड़े का टुकड़ा उठाकर मसलने लगा, मानो खुद पर आ रहा गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। शीरीन ने धीरे से वो कपड़ा डिब्बे में वापस डाल दिया। अविनाश बोला, अब सोचता हूं
हैरानी नहीं कि वो मुझसे दूर जाना चाहती है। मेरे हावी होते चले जाने की हद ही नहीं। तुम ये पीले रंग के कपड़े मत पहना करो यार, और ठेले वेले की चाट बिल्कुल नहीं। घर के पर्दे नीले अच्छे लगेंगे और कुशन सुनहरे। अविनाश याद कर रहा था कि उसी का फैसला हमेशा पहला और आखिरी होने लगा था। उसकी आवाज तेज होती गई थी और आयशा खामोशी ओढ़ती गई थी। अब सब कुछ कह देने के बाद पहली बार उसे आयशा को खो चुकने का डर शिद्दत से महसूस हो रहा था। लेकिन क्या कोई रास्ता बाकी था? दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर ध्यान आया कि सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पार झिलमिलाने लगी थी। शिरीन ने घर फोन मिलाया। हेलो मम्मी, आप लोग भी रात भर जागते रहे ना? जानती हूँ मानोगे थोड़े आप लोग। आती हूँ जल्दी, पूरा दिन साथ बिताएंगे। शिरीन ने अविनाश को देखा और मुस्कुराई। अच्छा लगता है जब कोई हाल पूछे, प्यार जताए, परवाह करे। अविनाश उसे देखता रहा, सोचता रहा। फिर अपने फोन पर आयशा का नंबर डायल करते हुए मुस्कुरा दिया। शिरीन, मैं भी आज का दिन केवल आयशा के साथ बिताऊंगा और कभी आकर बताऊंगा आपको उसकी पसंद। ड्रेस आप ही डिजाइन करना प्लीज। शिरीन की आंखें झिलमिला उठीं। हैप्पी एनिवर्सरी सर। बस इतनी सी थी ये कहानी।